हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त तरुण बेस्ट और हम आज बात करेंगे द्वैत दर्शन, यानी जिसे यूरोप में डुअलिटी फिलॉसफी स्कूल या ब्राह्मिक दर्शन भी कहा गया और इंडिया में वैष्णव दर्शन या सगुण दर्शन। द्वैत दर्शन दरअसल नायकवादी दर्शन को कहते हैं। तो आज हम समझेंगे नायकवाद किसे कहते हैं और क्यों वो नायक पूजा से अलग है। द्वैत दर्शन, जिसे नायकवाद भी कहते हैं, नायक की तानाशाही ताकत के साथ आता है। जब भी नायक आता है तो उसके हाथ में लोगों के लिए डिसीजन लेने की ताकत होती है। तो पहले ये समझते हैं कि हम किसी और को अपने लिए डिसीजन लेने की ताकत क्यों देते हैं। दरअसल कोई हमसे ज़्यादा सक्षम है और हमें उस पर पूरा विश्वास है, तो हम उसे अपने लिए डिसीजन लेने की पावर देते हैं। इसके कई उदाहरण हमें मिलते हैं नायकवाद के, जैसे बाप बेटे का रिश्ता भी नायकवाद का है, जहां आपको आपके पिता पे पूरा विश्वास है और आप उन्हें अपने लिए डिसीजन लेने की ताकत देते हैं क्योंकि आपको उन पर पूरा विश्वास है और वो आपसे ज़्यादा सक्षम है। वहीं पे वैद और मरीज का रिश्ता भी नायकवाद का कहलाया है, जहां मरीज वैद के अनुसार अपनी सारी क्रियाएं करता है और दवाइयाँ लेता है और ताकि वो स्वस्थ हो सके, और क्योंकि उसे वैद पे पूरा विश्वास है और उसके ज्ञान पे विश्वास है। तो वैसे ही गुरु शिष्य का रिश्ता भी नायकवाद का कहलाता है। गुरु शिष्य को डिक्टेट करता है, उसके लिए सारे डिसीजन लेता है और शिष्य गुरु पे कंप्लीटली विश्वास करता है, तो वो भी नायकवाद के रिश्ते के साथ आएगा। रक्षक और रक्षित का रिश्ता भी नायकवाद का है। शासक और शासित का रिश्ता भी नायकवाद का है। तो ऐसे में नायकवादी जब सोशल सिस्टम बने, इसी नज़रिए के आधार पे सोशल सिस्टम बने, तो वो आए जमींदारी, सामंतवाद, भूमियार या नौकरशाही वाले सिस्टम के साथ। क्योंकि नौकरशाही हमेशा केंद्र को तानाशाही पावर देता है लोगों के लिए डिसीजन लेने की। मगर ये नायकवादी सिस्टम काम कैसे करता है? तो यहाँ पे जल जंगल जमीन राजा, जमींदार या नेशन की प्रॉपर्टी होती है, यानी क्योंकि नेचुरल रिसोर्स के थ्रू ही लोगों पे, जनता पे कंट्रोल किया जाता है, इसलिए जल जंगल जमीन नायक और उसके जमींदारों की, ब्यूरोक्रेट्स की होती है। इसमें एक राजा या जमींदार ही लोगों को न्याय प्रोवाइड करते हैं। उनका एक जो बड़ा मकसद होता है नायकवाद में या किसी भी आदर्श सिस्टम में, कि हर किसी को न्याय मिले। तो इसीलिए जहाँ पे इस डुअलिटी फिलॉसफी स्कूल आती है, तो उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि आम जनता को न्याय प्राप्त हो। इसलिए यहाँ पे दो तरीके की नागरिकताओं में समाज को बांटा गया है। यानी समाज को दो वर्णों में बांटा गया है। एक होते हैं राजा, जमींदार, जिनकी अलग वर्ण है, अलग नागरिकता है, रॉयल्स है, और दूसरा है आम पब्लिक, जिसकी अलग नागरिकता है, मगर दोनों के नागरिक अधिकार इस सिस्टम में सुरक्षित है और कोई भी राजा या जमींदार के पास न्याय की गुहार लेके जा सकता है। इन सिस्टम्स में राजा या जमींदार स्थिति और मंशा के अनुसार न्याय करता है। कोई लिखित नागरिक कानून लागू नहीं होते, क्योंकि न्याय बहुत पेचीदा चीज़ है, क्योंकि मानवीय मस्तिष्क बिना स्थिति के कोई विचार उत्पन्न नहीं होते। मतलब बिना स्पेस और टाइम के हमें कोई ह्यूमन आइडिया क्रिएट नहीं होता। इसलिए न्याय भी हमेशा स्पेस और टाइम के साथ आता है, कि किस स्पेस में, किस टाइम में, किस इंटेंशन से उसने वो एक्ट किया, और इसी के आधार पे न्याय होता है कि उसकी इंटेंशन क्या थी और जो हमारे समाज का विजन है उसके अकॉर्डिंगली उसने एक्ट किया या उसके खिलाफ एक्ट किया। मतलब आपका एक्ट अकॉर्डिंग टू द सोशल विजन है या उसके खिलाफ है। तो इस आधार पर कानून लागू होते हैं और सोशल विजन है एक भाईचारा और समाज, एक शांत समाज की, आदर्श समाज की रचना करना। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि लोग राज के आदर्श विजन के हिसाब से चले।
तो इसलिए हर केस को उसके कॉन्टेक्स्ट के साथ देखा जाता है और न्याय के लिए काफ़ी समय निकालना पड़ता है राजा या जमींदार को। वहीं पे नायक पूजा में न्याय राजा के लिए बहुत खास विषय नहीं है। उसके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि जनता के पास न्याय हो। उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है ताकत, कि वो ताकतवर बना रहे, या पैसा या ताकत, कि वो ताकत में बना रहे या वो पैसा कमाए। तो ऐसे में कोई आइडियल विजन नहीं होता राजा का। मतलब राजा का कोई ऐसा नज़रिया नहीं होता कि एक आदर्श समाज की रचना हो। उसका नज़रिया होता है ताकत। तो ऐसे में राजा आमतौर पे लापरवाह हो जाते हैं। जब भी भ्रष्टाचार आता है डुअलिटी फिलोसफी स्कूल में, तो राजा जब लापरवाह हो जाते हैं तो वो लोगों के लिए लिखित नागरिक कानूनों की रचना करते हैं, क्योंकि लोगों को न्याय देना उनका मूल मकसद नहीं है, या एक आदर्श समाज की रचना करना उनके लिए मूल दर्शन नहीं है। तो वो समय लिखित नागरिक कानूनों की रचना करते हैं, जो कि कट्टर होते हैं, क्योंकि वो बिना स्थिति के लागू होते हैं, बिना स्पेस और टाइम के। जब भी कोई चीज़ लागू होगी, और क्योंकि अलग अलग स्पेस और टाइम में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग तरीके से चीज़ें न्यायिक बनती है, मगर यहाँ पे हर कॉन्टेक्स्ट में अगर आप एक ही नागरिक कानून लागू कर रहे हो तो चीज़ें न्यायिक नहीं है, तो चीज़ें कट्टर होती है। ऐसे में लिखित नागरिक कानून हमेशा कट्टर होते हैं। और दूसरा ये है कि जब भी लिखित नागरिक कानून आते हैं, आपको न्याय के लिए पे करना पड़ता है। तो जो अपने लिए न्याय के लिए नहीं खरीद सकता वो शूद्र है या गुलाम है, प्राचीन वैदिक स्कूल के अनुसार। इसलिए उसे अनआइडियल सिस्टम में, नायक पूजा को अनआइडियल सिस्टम में रखा गया है, जहाँ लिखित नागरिक कानून लागू होते हैं। चाहे वो सेम देवता के नाम पे वो काम कर रहे हो, मगर बेसिकली वो करप्ट सिस्टम है, वो आइडियल ईश्वर का सिस्टम नहीं है। तो अब इसमें समाज दो हिस्सों में बटा होता है। राजा और जमींदार, राजा और ब्यूरोक्रेट की अलग नागरिकता होती है, आम जनता की अलग नागरिकता होती है। क्योंकि राजा और ब्यूरोक्रेट ही सिस्टम का हिस्सा होते हैं, उन्हें सिस्टम पे विश्वास होता है, इसीलिए उन्हीं को ब्राह्मण कहा गया है। और तो यहाँ पे समाज दो हिस्सों में बटा होता है, एक तो ब्राह्मण, एक आम जनता। जैसे प्रकृतिवादी दर्शन में हर कोई सोशल सिस्टम में इन्वॉल्व है, यानी जनसभाओं में हर कोई नागरिक अपने सिस्टम में इन्वॉल्व है, उसका पार्ट है और मिलके सिस्टम को चलाता है। तो वहाँ पे प्रगतिवादी दर्शन में हर किसी को ब्राह्मण कहा गया है, मतलब सब ब्राह्मण हैं। वहीं यहाँ पे समाज दो हिस्सों में बटा है, ब्राह्मण और आम जनता। तो यहाँ पे भी जल जंगल जमीन ब्राह्मण की है, क्योंकि यहाँ पे ब्राह्मण है राजा और जमींदार। जैसे प्रगतिवादी दर्शन में वित्त को ब्राह्मण कहा गया था, मतलब जो जनसभा का हिस्सा है उसे ब्राह्मण कहा गया था, यानी एक उम्र के बाद हर कोई ब्राह्मण बनता था। तो दोनों में फर्क है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। अब यहाँ हम नायकवाद को अलग अलग डुअलिटी फिलोसफी स्कूल के मॉडल के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे, यानी अलग अलग डुअलिटी फिलोसफी स्कूल की अलग अलग फिलोसफीज के साथ समझने की कोशिश करेंगे। भारतीय दर्शन में द्वैत दर्शन के यानी वैष्णव दर्शन के अलग अलग मॉडल्स अलग अलग अवतारों के तौर पे एक्सप्लेन किए गए हैं। इसमें सबसे पुराना आता है वराह अवतार, जिसमें पिता और परिवार के रिश्ते को दिखाया गया है। जैसे पिता अपने परिवार की रक्षा के लिए बड़े से बड़े खतरनाक जानवर से बेहिचक भिड़ जाता है और अपने परिवार की रक्षा के लिए, वैसे ही एक राजा अपनी जनता की रक्षा के लिए बड़े से बड़े खतरनाक खतरे से भिड़ जाता है और अपनी जनता की रक्षा करता है। वैसे ही मत्स्य अवतार, जहाँ एक बड़ी मछली खतरा आने पर अपने बच्चों को अपने मुंह में भर लेती है और फिर खुद खतरे का सामना करती है। जैसे राजा खतरा आने पर जनता को अपने दुर्ग में शरण देता है और फिर दुर्ग से ही खतरे का सामना करता है। वैसे ही नरसिंह अवतार उस ताकतवर राजा को दर्शाता है जो अपने समर्थकों की रक्षा करता है, यानी अपने समर्थक और अपने शरण में आने वालों की रक्षा करता है, वो अपने विरोधियों का नाश करता है। मगर हमेशा जीवों के बिहेवियर के प्राकृतिक
एग्जाम्पल्स के तौर पे ही वैष्णव दर्शन नहीं बना। वैष्णव दर्शन के कई उदाहरण मानवीय जीवन के उदाहरण भी बने। जैसे कुछ कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने नए वैष्णव दर्शन की स्थापना की एक यूनिक तरीके से। इसका एक बड़ा उदाहरण है परशुराम। परशुराम जी जदग्नि के पुत्र थे और एक गृह युद्ध चल रहा था आर्यव्रत के बीच में, वशिष्ठ और विश्वामित्र गोत्रों के बीच में। तो जदग्नि गोत्र ने विश्वामित्र का साथ दिया और वशिष्ठ को हराया। तो उसके बाद जब यहाँ पे ये गृह युद्ध चल ही रहा था, उसी दौरान साउथ से एक चक्रवर्ती राजा सहस्त्रार्जुन अपनी सेना लेके आगे बढ़ना शुरू किया कि बचे कुचे आर्यव्रत को, गृह युद्ध के बाद बचे कुचे आर्यव्रत को वो निस्ते नाबूद कर देगा और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा, अपने में मिला देगा डिस्ट्रॉय करके। ऐसे में यहाँ पे परशुराम पहुंचे। उन्होंने सभी पूरे गणतंत्र को एकजुट किया गृह युद्ध के बाद, और वहाँ पे फिर उन्होंने कुछ जो बागी गढ़ थे, करीब 21 बागी गढ़ों के सभी संपूर्ण क्षत्रियों को उन्होंने नष्ट किया और उनके औरतों और बच्चों को अपने गोत्र में मिला लिया। और इससे उन्होंने पूरी आर्यव्रत को एकजुट किया और उसके बाद सहस्त्रार्जुन का सामना किया और सहस्त्रार्जुन को हरा दिया। सहस्त्रार्जुन को हराने के बाद, आर्यव्रत की रक्षा के बाद, जब वो जनसभाएं फिर से शुरू हुई तो परशुराम पे मातृ हत्या का दोष लगाया गया। क्योंकि परशुराम गणाध्यक्ष की पोस्ट में थे आर्यव्रत में, और गणाध्यक्ष के लिए उसकी जनता ही, यानी उसका देश ही उसके लिए माँ समान माना गया है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ की सेवा करता है, वैसे ही गणाध्यक्ष का कर्तव्य है कि वो अपने लोगों की सेवा करे, रक्षा करे। मगर यहाँ पे परशुराम ने गणाध्यक्ष की पोस्ट में रहते हुए ही अपनी जनता को, क्योंकि बागी भी उसी की जनता में थे जो उससे सहमत नहीं थे, तो उससे बात करके चीजें निपटानी थी, मगर उसने ताकत के बूते पे लोगों को दबाया और एकजुट किया। तो ऐसे समय में परशुराम पे मातृ हत्या का दोष लगा और उसे बाहर निकाल दिया गया गणतंत्र से। नो डाउट कि परशुराम को शिव के रक्षक, शैविक दर्शन के रक्षक और उसके पूजक थे, मगर उन्हें शैविक दर्शन में जगह नहीं मिली, क्योंकि शैविक दर्शन में किसी भी गणाध्यक्ष को इतनी पावर नहीं दी गई है कि वो अपनी ही जनता को ताकत के बूते पे उनका हनन करे। इसलिए इसे वैष्णव दर्शन में जगह दी गई, जहाँ पे राजा अपने अंदरूनी विद्रोह को कुचलने के लिए ताकत का प्रयोग कर सकता है। तो इसलिए परशुराम को विष्णु का अवतार माना गया, जबकि वो एक शैविक दर्शन के रक्षक थे और वो शिव के उपासक दिखाते हैं। वहीं वैष्णव दर्शन के एक मुख्य उदाहरण श्री राम भी रहे। श्री राम की कथा तो सभी जानते हैं। पिता के कहने पे वो वनवास चले गए और फिर एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए जहाँ पे उनकी पत्नी माता सीता का अपहरण हो गया था और वो एक जंगल में बेबस कर देने वाली स्थिति में थे, जहाँ पे उनके हाथ में कुछ नहीं था। ऐसे में उन्होंने संयम रखा, उन्होंने अपने समर्थक हासिल किए, समर्थक बनाए और उनकी मदद से सीता को ढूंढा। सीता को ढूंढने के बाद उन्होंने शक्ति पूजा की, सीता की सेना बुलाई, अपनी सेना भी बुलाई, अपने परिवार की सेना भी बुलाई और एकजुट कर सबको अपने समय के सबसे बड़े साम्राज्य का नष्ट कर दिया, मतलब लंका को नष्ट कर दिया। तो कैसे वो एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के तौर पे उन्होंने खुद को हीरो साबित किया कि जिन्होंने अपने सारे कर्तव्य निभाए। जब वो वापस लौटे तो उनकी जनता ने उन्हें अपना नेता चुना, अपना राजा चुना। तो राम आते हैं लोगों द्वारा चुने गए तानाशाही राजा के तौर पे। मगर तानाशाही ताकत वाले राजा क्यों थे राजा श्री राम? क्योंकि वो लोगों ने उन पे विश्वास जताया और कहा कि भैया जो आप डिसीजन लेते हो हमारे लिए, हमें आप पे पूरा विश्वास है। मतलब एक जहाँ पे गणाध्यक्ष लोगों के लिए कानून बनाने में असमर्थ था शैविक दर्शन में,
वैष्णव दर्शन में श्री राम में बस यही फर्क है कि राम लोगों के लिए कानून बना सकता था, शैविक दर्शन के विपरीत, बाकी तो सेम ही है। ऐसे में एक और गुरु शिष्य परंपरा पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिलता है वैष्णवियों का। वैष्णवियों का के गुरु थे जम्बोजी महाराज, जो एक राजपूत थे और यानी प्रकृतिवादी थे, शैविक थे। उन्होंने दक्षिणी राजस्थान में अपने नए वैष्णव धर्म की स्थापना की। तो वो बना था धर्म गुरु शिष्य परंपरा के आधार पे। तो उन्होंने बंजारे और बेघर लोगों को कहा कि भाई तुम भटक रहे हो, मैं तुम्हें ज़मीन देता हूँ, मैं तुम्हें इस थार के रेगिस्तान में, गर्म रेगिस्तान में रहने का तरीका बताता हूँ, बस जो मैं कहूँगा तुम्हें वो फॉलो करना पड़ेगा। उन्होंने जहाँ कहा लोगों ने उनको सुना, उनके समर्थक हुए। उन्होंने जहाँ जहाँ कहा लोगों ने वहाँ वहाँ खोदा, वहाँ से पानी के स्रोत निकले। वो उन्होंने कुछ रूल्स बनाए कि कैसे आपको नेचर के साथ मिलके रहना है, कैसे आपको स्थानीय पशु पक्षियों की रक्षा करनी है, उससे क्या फ़ायदा होगा। तो उन्होंने जो जो रूल्स बनाए उसकी वजह से एक पूरा का पूरा एक सिस्टम बना। तो वो गुरु शिष्य परंपरा पे था, जहाँ उन्होंने बेघर या बंजारे लोगों को फिर से रीस्टैब्लिश किया। क्योंकि द्वैत दर्शन का मुख्य आधार ये रहा है कि आपको राजा द्वारा लागू टेक्स्ट बुक पे विश्वास है या नहीं है, या राजा की बात पे विश्वास है या नहीं है, आप राजा के समर्थक है या नहीं है। तो इसलिए इसे विश्वासा भी कहा गया है कि ये विश्वास पे चलता है कि पूरा का पूरा, जैसे प्रगतिवादी एजुकेशन सिस्टम को स्कूल ऑफ रीजनिंग या तथ्य कहा है, इसे स्कूल ऑफ फेथ यानी विश्वासा कहा गया है। द्वैत दर्शन हर चीज को दो विपरीत पक्षों में बांटता है। ये मूल तत्व है द्वैत दर्शन का, जैसे अच्छा बुरा, सही गलत, दोस्त दुश्मन। इसका आधार हम ये सीधा ये देख सकते हैं कि आपको द्वैत दर्शन की शिक्षा व्यवस्था के आधार पर देख सकते हैं कि आपको राजा द्वारा लागू टेक्स्ट बुक पे विश्वास है या आप उस राजा द्वारा लागू टेक्स्ट बुक के खिलाफ है। तो इसे हमेशा बाइनरी फिलॉसफी के हिसाब से देखा जाता है, मतलब द्वैत फिलॉसफी के हिसाब से देखा जाता है। जैसे अच्छा बुरा, सही गलत, दोस्त दुश्मन, स्वर्ग नर्क, ये सब द्वैत दर्शन के एलिमेंट हैं। तो जब भी द्वैत दर्शन आएगा आप चीज़ों को बाइनरी में देखोगे। इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब भी हमें फ़ौरन डिसीजन लेना होता है या फ़ौरन किसी डिसीजन पे पहुंचना होता है, तो हम चीज़ों को बाइनरी में देखते हैं कि हम इस पक्ष को चुने या इसके विपक्ष को चुने। तो हमेशा एक बाइनरी बनाते हैं हम कुछ डिसीजन लेने के लिए। इसलिए द्वैत दर्शन की खासियत ये थी कि जहाँ जनसभा में डिसीजन लेने में काफ़ी समय लग जाता था, द्वैत दर्शन में डिसीजन नायक फौरन ले सकता था। तो क्विक डिसीजन के लिए द्वैत दर्शन ज़्यादा एक बेहतर ऑप्शन था। द्वैत दर्शन में ईश्वर की परिकल्पना इस तरीके से की गई है कि एक शक्तिशाली ईश्वर है जिसने इस सृष्टि की रचना की है, और उसी ने राजा या जमींदार को तानाशाही पावर या वो योग्यता दी है कि वो लोगों का मार्गदर्शन कर सके या लोगों पे रूल कर सके। तो ये द्वैत दर्शन में हमेशा एक द्वैत दर्शन हमेशा एक काल्पनिक ईश्वर की परिकल्पना के साथ आता है, जिसने राजा व ब्यूरोक्रेट को नायकवादी ताकत दी है, यानी रूल करने की क्षमता दी है।